कहाँ से लेंगे फिर? तो इसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत ही ना महसूस हुई आपको। आपका ऑब्जेक्टिव कैसा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का, ये कंट्रोल्स कैसे हैं। अच्छा, अगर आपने 25 सैंपल लिए, 25 में से 25 ठीक निकले, अब क्या कहेंगे? कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। आप कहेंगे 0.2 की एश्योरेंस मिल गई है, थोड़ा सा सब्सटेंटिव कर लो। तो सैंपल के रिजल्ट को टेस्ट ऑफ कंट्रोल में प्रोजेक्ट करने का फ़ायदा नहीं है। समझ गए इस बात को? ये बात करता है यहाँ पे। 3.6 पढ़िएगी ज़रा। The auditor is required to evaluate the results of the sample for test of details. This will include projecting the misstatement found in. ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल में कहता है विल इंक्लूड प्रोजेक्टिंग। अच्छा, प्रोजेक्शन का वर्ड भी यूज़ करता है स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रापोलेशन का वर्ड भी यूज़ करता है। जिन्होंने एफएससी की हुई मैथमेटिक्स में वो समझ गए होंगे मेरी बात। प्रोजेक्शन को क्या कहता है? एक्स्ट्रापोलेशन भी कहता है। टर्म है ना, एक्स्ट्रापोलेट करना, इंटरपोलेट करना। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल में कहता है विल इंक्लूड प्रोजेक्टिंग द मिसस्टेटमेंट। ठीक है जी, आगे हैं। Whether the use of audit sampling has provided a reasonable basis. फिर आप देखेंगे यार कि मुझे रीजनेबल एविडेंस मिल गया कि नहीं मिल गया सैम्पलिंग से, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल रहा है, सैम्पलिंग रिड्यूस हो रहा है, सैम्पलिंग रिस्क रिड्यूस हो रहा है। कितना रिड्यूस? एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आ रहा है। ठीक है, और फिर आप डिसाइड करेंगे, इसीलिए पैराग्राफ में कहता है कि क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। आपके नहीं यार, मुझे अभी तसल्ली नहीं हुई, क्या करो 5 सैंपल और ले लो, करेंगे ना आप? होता है ना ऐसे। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल में इससे क्या कहता है? कहता है प्रोजेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे प्रोजेक्शन के बाद जो एविडेंस निकला है, जो एविडेंस मिला, कंक्लूजन रीच किया आपने, वो ठीक है, अप्रोप्रिएट है। नहीं अप्रोप्रिएट क्या करेंगे? एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे। ठीक हो गया। और ये नीचे जाके इस पैराग्राफ में एक्स्ट्रापोलेशन की वाली बात भी कर रहे हैं। दिस इज डन बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द एरर ऑफ इन अ सैंपल ओवर द होल। वही पॉपुलेशन, वो प्रोजेक्शन वाली बात कर रहा है। समझ आ रही है बातें? अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे 77 पे। फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मैंने कहा था यहाँ पे प्रोजेक्शन का फायदा नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो सैंपल का रिजल्ट है वही हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, पढ़ें जरा। For tests of controls, the sample deviation rate will be the projected rate. ठीक है, सैंपल डेविएशन रेट विल बी द प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। आपने अगर 25 सैंपल लिए, एक गलत निकला, 24 ठीक थे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, आप क्या कहेंगे? पॉपुलेशन ठीक है यार, सिस्टम ठीक है, चलो। अब उसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वो कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ी देर रुकते हैं हम। ये बात समझ आ गई है मेरी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में ये एग्जामिनर ने फंसा लेना आपको यहाँ पे, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको लॉजिकली समझें कि टेस्ट ऑफ डिटेल में हमने प्रोजेक्शन क्यों की? क्योंकि हमने एरर निकालना था, एरर की अमाउंट निकालनी थी। उस अमाउंट को क्या करना था आपने? कंपेयर करना था विद प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। फिर देखना हमारी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा, इसका मतलब मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। दिस इज गोइंग टू हिट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स। फिर आपने मैनेजमेंट से डिस्कस करना था उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है? आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए और आपने देखना कि कंट्रोल्स कैसे हैं। तो जो सैंपल का रेट ऑफ डेविएशन है वही पूरी पॉपुलेशन का रेट ऑफ डेविएशन है। ठीक है, अब पढ़ें, अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ता हूँ इसे। एन अनएक्सपेक्टेडली हाई सैंपल डेविएशन। क्या हो गया जी यहाँ पे? डेविएशन आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गई। अब क्या कहेंगे? कंट्रोल्स वीक है। तो क्या करेंगे फिर आप? कंट्रोल एश्योरेंस नहीं मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? ये अगली बात करता है। मे कॉज द ऑडिटर टू रिव्यू द असेस रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। अब ऑडिटर क्या करेगा कि मिसस्टेटमेंट रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज़्यादा क्यों जाता है? क्योंकि कंट्रोल्स पुअर हैं। एंड देयरफॉर इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। यहाँ से एश्योरेंस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, कंट्रोल्स पुअर निकले, एश्योरेंस नहीं मिल रही, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज लेवल ऑफ एश्योरेंस लेनी पड़ेगी, 0। तो आपको ये मॉडल लेके आना पड़ेगा, या आपको ये मॉडल आना पड़ेगा, या आपको ये जो 2 मॉडल पढ़नी हमने। ठीक है, कोई मसला नहीं आता है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 आपका ख़त्म होता है और आगे चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है रिस्क असेसमेंट का, सॉरी
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का हम ये पढ़ते आ रहे हैं। एश्योरेंस कहाँ से लेनी है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल से और सब्सटेंटिव प्रोसीजर से, ठीक है। सब्सटेंटिव हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, और चैप्टर नंबर 5 और 6 हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। अगले 15 डेज दोनों बड़े चैप्टर हैं, दोनों बड़े चैप्टर हैं, हम ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? चैप्टर नंबर 5 में उसने क्या किया? चैप्टर नंबर 5 में उसने 2 बातें की हैं। एक तो उसने टेस्ट तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा ना, टेस्ट होता क्या है, कि कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। पहले ये तो बच्चे को बताओ कंट्रोल्स हैं क्या, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की लिमिटेशंस पढ़ेंगे क्या है, फिर उसको बाद में एवेल्युएट करेंगे। पेज 80 पे आ जाए। अच्छा, पेज 80 पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना चीज़ें, ये कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी आपको आज इंशाल्लाह यहाँ से। आई बिलीव कि सारा कुछ आपको पहले पता है आपको, ठीक है। मैं दोबारा वो टेबल बनाता हूँ ऑडिट प्रोसीजर वाला। कौन कौन सा प्रोसीजर थे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और अच्छा, रिस्क असेस कैसे करते हैं हम? रिस्क असेस करते हैं कैसे करते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इंटरनल। ये एंटिटी और एनवायरनमेंट आप पढ़ के हैं चैप्टर नंबर 3 में। मैंने आपको हैंड आउट भी दिया हुआ है, याद रखना चीज़ों को, पेपर आपने देना, मैंने नहीं देना। और मैंने साथ कहा था कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर नंबर 5 में पेज 80 पे जाके पढ़ेंगे, 82 पे जाके पढ़ेंगे। याद है आपको? ये है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए इसने क्या किया, यहाँ 1.1 में उसने कहा जी ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 315 से। ये 315 ही है ना। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? 31, और रिस्क रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? 330 से। ऐसे ही है। ये अंडरस्टैंडिंग एंटिटी याद आ गई आप लोगों को? और इंटरनल कंट्रोल से भी अंडरस्टैंड कैसे करना है? मैंने बताया था 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स में पढ़ लेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर जैसा रिस्क होगा वैसा रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? ये किया हुआ रिस्पॉन्स, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव में टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्लियर है जी? 1.1 में पहले पैराग्राफ में 315 को डिस्कस कर रहा है कि हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, और फिर 330 कहता है रिस्क रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्क रिस्पॉन्स कैसे होता है? बाय परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन से होते हैं? सारे आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है? कहते हैं आप 2 चीज़ें देखते हैं, इनहेरेंट रिस्क कितना है और कंट्रोल रिस्क कितना है। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? पढ़ा हुआ क्या होता है इनहेरेंट रिस्क? किसी भी चीज़ में मैक्सिमम कितना रिस्क है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये इनहेरेंट रिस्क है। और कंट्रोल रिस्क क्या है? द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पुट इन प्लेस बाय द मैनेजमेंट फेल्ड प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट अ मिसस्टेटमेंट इन एन। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद 1.2 पे आ जाएं कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। आपको याद होगा जब मैंने आपको तीसरे चौथे लेक्चर में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया था, इंटरनल कंट्रोल, फिर हमने पूरे पेज पे एक वो डिमॉन्स्ट्रेट भी किया था कि परचेज सिस्टम क्या होता है। याद है? उस डेफिनेशन को आप पकड़े ना, हमने क्या पढ़ा था? अ सिस्टम डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव 3 ऑब्जेक्टिव्स। याद है? किस लिए बनाया था सिस्टम किस लिए बनाया था? 3 ऑब्जेक्टिव देने के लिए। वो डेफिनेशन खोलने अगर लिखी है आपके पास में, ठीक है, उसी से पढ़ना है आपने जाके, ठीक है। कितने ऑब्जेक्टिव से? 3। सिस्टम जो मैनेजमेंट ने डिज़ाइन किया, इंप्लीमेंट किया और ऑपरेट किया, किस लिए? 3 ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव से? फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि सिस्टम में से रिपोर्ट्स निकलें वो क्या हो? ट्रू एंड फेयर हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने, रिपोर्ट्स ठीक बने, डाटा ठीक आए। दूसरा क्या था? कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, कि सिस्टम ऐसा हो कि ऑटोमेटिक कंप्लायंस करवाए लॉ की आपसे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको याद आ जाएगा। क्या था? हमने एग्जांपल कि चाइल्ड लेबर के सिस्टम में आप 18 साल से कम बच्चे को एज एम्प्लॉय फीड करें, वो होने ना दे फीड, ये ऑटोमेटिक कंप्लायंस। या आप सेल्स टैक्स चार्ज किए बगैर सेल्स की इनवाइस बनाने लगे, वो बनाने ना दे आपको, ये है सेल्स टैक्स एक्ट की ऑटोमेटिक
कंप्लाइंस। यहाँ पेमेंट करने लगा एम्प्लॉइज़ को 6 लाख से ज़्यादा उसकी सैलरी है, अब वो टैक्सेबल हो गई है। जब तक टैक्स विदहेल्ड नहीं हो गया वो टैक्स सैलरी पे 32,000 से ऊपर आपको कैश में पे करने नहीं दे। ये है ऑटोमेटिक कंप्लाइंस। तो सिस्टम क्या हो, 3 ऑब्जेक्टिव मीट करे, फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, और तीसरा क्या था, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी। याद है आपको? याद था नहीं, अभी शक्ल से लग नहीं रहा था वैसे। अच्छा 1.2 पे हैं। 1.2 में सेकंड लाइन में बात करता है द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटिटी। द अचीवमेंट ऑफ, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसे मैंने क्या कहा था, फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। याद है आपको? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस एंड एडहेरेंस टू लॉज एंड, देखिए वही 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए जो हमने पहले पढ़े थे। तो वर्डिंग चेंज हो सकती है। क्लियर है? चलें आगे। अच्छा क्या कहता है आपने, फॉलोइंग शुड बी नोटेड। अच्छा ये जो नोट लिखा हुआ ना इसमें, इसको समझ लेना जरा। हमने पढ़ा हुआ है 3 चीज़ें हमें देखनी सिस्टम में, डिज़ाइन, टेशन और उसका इफेक्टिव ऑपरेशन। डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसका ऑपरेशन। तीनों में से कोई एक चीज़ भी वीक होगी ना तो सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल ली थी मैकडॉनल्ड्स की सिक्योरिटी सिस्टम की, कि उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम आना चाहिए जी, उन्होंने वो एक टनल रख दिया के बाहर, गेट के बाहर, ठीक है, डिज़ाइन की, फिर लाके इम्प्लीमेंट भी कर लाके रख दी, लेकिन ऑपरेट ही नहीं कर रहे उसे। या बंद होती है, अगर चल भी रही हो तो आप अंदर से आए बाहर से आए, कोई पूछने वाला नहीं आपको। उसका ऑपरेशन, आपने कार्ड सिस्टम रख दिया अटेंडेंस के लिए, ज़बरदस्त, डिज़ाइन भी किया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, ऑपरेट ठीक नहीं कर रहे। उस मशीन के ऊपर कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ। एक बंदा आता है, वो 10 कार्ड स्वैप करता है और चला जाता है, 10 की अटेंडेंस लग रही है, अंदर एक है। इसका मतलब सिस्टम डिज़ाइन भी ठीक है, इम्प्लीमेंट भी ठीक है, ऑपरेट, तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी होंगी तो कहेंगे सिस्टम ठीक है। क्लियर है जी? ये बात करता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट कि उसको प्रॉपर डिज़ाइन करें एंड पुट इन प्लेस, मतलब क्या है, इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। फिर कंट्रोल्स क्या करते हैं, डिज़ाइन टू डील विद फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड कंप्लायंस रिस्क। वही कंप्लायंस का कौन सी होगी, लॉज एंड रेगुलेशन की। ऑपरेशन रिस्क क्या हो गया, एफिशिएंसी यानी इफेक्टिव ऑपरेशन आनी चाहिए, ठीक है। और फाइनेंशियल रिस्क क्या है, कि समझ गए जी, तीनों बातें वही कर रहा है। तीसरा में क्या कहता है, कंट्रोल्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट, ऑडिटर हैज़ टू एक्सेप्ट द कंट्रोल्स दैट दे आर। जैसे कंट्रोल्स वैसे वो एक्सेप्ट करता है उसे, ठीक है। और जैसे कंट्रोल्स होते हैं उनको देख के वो क्या करता है, जैसे कंट्रोल्स हैं, जैसी इंश्योरेंस कंट्रोल से मिल रही है उतनी वहाँ से लेगा, और रिजल्टेंटली बाकी क्या करेगा, एडजस्टमेंट क्या करेगा यहाँ पे आके। ये हमने किया एडजस्टमेंट यहाँ पे आके, ये देखें कंट्रोल्स पुअर थे तो हमने क्या किया, ठीक है। ये समझाने के लिए ना पेज 81 पे उसने टेबल बनाया हुआ, ये इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है ना। एक और टेबल भी था, मैंने को पढ़ाया था किसी दिन। चलिए हम उसे किसी और जगह पढ़ लेंगे, मुझे मिल नहीं रहा वो। हाँ पेज 95 पे है, मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। पेज 90, ये जो बात मैंने की है ना सारी, इसका नट शेल इसने ये इसमें पेज एक डायग्राम में लिखा हुआ है। कहता है हम कंट्रोल्स को वैल्यूएट करेंगे, और राइट साइड पे कहता है कंट्रोल्स आर गुड ऑन पेपर। मीन्स ऑन पेपर का मतलब क्या है, अच्छा डिज़ाइन हुआ, ठीक है, अच्छी इंप्लीमेंटेशन हुई है। तो क्या करेंगे, हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल से कोई इंश्योरेंस मिल गई हमें, तो थोड़ी सी क्या करेंगे, सम सब्सटेंटिव से भी कर लेंगे, कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव, क्योंकि 100% इंश्योरेंस हमें कंट्रोल से नहीं मिलती। हमने पढ़ा हुआ क्यों नहीं मिलती, कंट्रोल्स के अपने लिमिटेशन है, पढ़ा हुआ ना। तो अगर कंट्रोल्स गुड हैं तो क्या करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करें, यहाँ से इंश्योरेंस लें और थोड़ी सी सब्सटेंटिव ले लें। लेफ्ट साइड पे आ जाएं, अगर कंट्रोल्स वीक हैं तो कंट्रोल से कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का फ़ायदा नहीं। क्या करना पड़ेगा आपको, गो स्ट्रेट टू सब्सटेंटिव टेस्टिंग, और सब्सटेंटिव टेस्टिंग आपको एक्सटेंसिव करनी पड़ेगी। ये वो डायग्राम लिखी हुई थी यहाँ पे, खैर इसको
ठीक हो गया। 1.3 में छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। मैंने को 1.1 1.2 में कोई नई बात नहीं पढ़ाई अभी तक, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाई। ठीक है, अब सुन लें अगली बात। कहते हैं हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों करते हैं? क्या हमने कंट्रोल्स पे अलग से कोई एश्योरेंस देनी है? कंट्रोल्स की एक्यूरेसी पे हमने कोई अलग से एश्योरेंस देनी है, या हमने अलग से कोई रिपोर्ट देनी है? नहीं, रिपोर्ट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी है। ऑडिट ओपिनियन किस पे देना है हमने? हम यहाँ पे जब ऑडिट करने आए थे तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देने आए थे। हम कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में रिपोर्ट देने तो क्यों दे रहे हैं? क्या चेक कर रहे हैं? इसलिए चेक कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ एश्योरेंस वहाँ से मिल जाए। एश्योरेंस अगेन किसके लिए है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे अलग से हमने एश्योरेंस अपनी आसानी के लिए यूज़ कर रहे हैं कि कंट्रोल्स ठीक हो, अल्लाह करे हमें सब टेस्ट ऑफ कंट्रोल से एश्योरेंस ज़्यादा मिल जाए और रिड्यूस्ड सब्सटैंटिव करनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट मॉडल होता है ऑडिटर के लिए, सबसे बेस्ट मॉडल होता है, चार होता है यार ऐसा हो। ठीक है, क्योंकि जब टेस्ट ऑफ डिटेल करते हैं तो आपको पता है वो लेबर वर्क बढ़ जाता है। वो आप 80 सैंपल ले रहे हैं, 80 इनवॉइसेस चेक कर रहे हैं, 80 HR की सैलरी चेक कर रहे हैं। ठीक है, या इससे भी ज़्यादा की दफ़ा। पेज 81 में है, पेज 81 ने मैंने कहा पढ़ा दिया है। ऊपर जो 2 पॉइंट लिखे हुए ना, उसमें 2 बुलेट लिखे हुए हैं। द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल विल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। फॉलोइंग 2 को मैंने कहा था फॉलोइंग 3 फैक्टर्स हैं, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन। इसने क्या बात की? पहले में डिज़ाइन ठीक है और दूसरे में कहता है इम्प्लीमेंट ठीक हो रहा है। भाई डिज़ाइन ठीक है, इम्प्लीमेंट ठीक है, वो तो मैकडॉनल्ड्स का सिक्योरिटी सिस्टम भी है, बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन है, बड़ा ज़बरदस्त इम्प्लीमेंटेड है। आप कहेंगे सिस्टम ठीक है उसका? नहीं, क्यों? ऑपरेट ठीक नहीं होता। तीसरी बात लिखें यहाँ पे कि ऑपरेशन भी ठीक होना चाहिए। ये 2 फैक्टर नहीं, बेसिकली 3 फैक्टर हैं। वो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की इफेक्टिवनेस क्या था ना, देखिए। ठीक होगा, अच्छा लिख लें यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मैंने भी आपसे बात की कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों करते हैं। हमने कंट्रोल्स में अलग से एश्योरेंस नहीं लेनी, हमने ऑडिट कैसा करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही करना है, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही करना है। ठीक है, अच्छा फिर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों कर रहे हैं? ये बात करते हैं पहले बुलेट में, क्योंकि ऑडिटर रिज्यूम करता है कि अगर सिस्टम ठीक है तो उससे निकलने वाली ट्रांजैक्शन भी ठीक होंगी। सिस्टम्स आर एंड इंटरनल कंट्रोल आर एडिक्वेट, द ट्रांजैक्शन शुड बी प्रोसेस्ड। फिर सिस्टम ठीक चल रहा है, उसमें निकली ट्रांजैक्शन भी। ये क्या होता है ऑडिटर की हिज असम्पशन? हिज या हर? बोले यार, हिज या हर असम्पशन। ऑडिटर क्या अज्यूम करता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमारा दिमाग तो ना खराब है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल शुरू कर देंगे, हालांकि हमने कंट्रोल का ओपिनियन भी नहीं है ना। इतना वैलिड टाइम है हमारे पास, हम कंट्रोल चेक करने लग जाए। हमने उस पर ओपिनियन भी, तो कंट्रोल क्यों चेक कर रहे हैं? ये उसने कहा है क्योंकि ऑडिटर एज्यूम करता है या करती है कि अगर सिस्टम तो उससे निकली हुई ट्रांजेक्शन भी को मसला समझ गए? आगे हैं। अब ऑडिटर की ख्वाहिश क्या होती है? क्या घर से दुआ करके निकलता है? द एम्फसिस इज देयरफॉर एज मच एज पॉसिबल टू रिलाई ऑन सिस्टम रादर देन ट्रांजैक्शंस। सुने ज़रा, हमें एश्योरेंस कहाँ से मिली है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। यहाँ तो ऑडिटर को कोशिश करता है एज मच एज पॉसिबल एश्योरेंस हमें कहाँ से मिल जाए, और हमें क्या करना पड़े? रिड्यूस्ड सब्सटैंटिव करने पड़े। सब्सटैंटिव प्रोसीजर ऑडिटर की मौत। वो देखे ना, 250 सैंपल लेके बैठे हैं सेल के, 80 एम्प्लॉयज हैं, वो सारा दिन वो चेक करी जा रहे हैं, वो लेबोरेटरी से करी जा रहे हैं, शाम तक बंदा पागल हो जाता। तो क्या कहता है जी? द एम्फसिस देयरफॉर एज मच एज पॉसिबल टू रिलाई ऑन सिस्टम रादर देन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब 2 तरह की अप्रोचेज आ गई आपके पास।
एक आ गई सिस्टम बेस्ड अप्रोच, दूसरी आ गई ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। सिस्टम बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, हम सिस्टम पर रिलाई करते हैं, उससे एश्योरेंस लेते हैं। और ट्रांजैक्शन बेस्ड में क्या होता है, ट्रांजैक्शन को टेस्ट करते हैं, उनकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, और अगर वो ठीक होती है तो उस पर रिलाई करते हैं। समझ गए? इस सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या होती है, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच क्या होती है, इसको मैं इंशाल्लाह 1.4 से आपको कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी।